तो दोस्तों कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन पर। दोस्तों हम इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके थे और आज की वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इन्हें भी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें भी कॉपी में नोट कर लेना। कहीं ऐसा नहीं करें कि इनको लापरवाही से ले जाएं। क्वेश्चनों को भी कॉपी में कर लेना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण है। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आप केवल समझो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण है। ठीक है, और क्या क्या इसने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है ए एक्स अपॉन एम बराबर के पी की पावर 1 अपॉन एम। ऑप्शन नंबर ब है एक्स अपॉन एम बराबर के पी की पावर एन। ऑप्शन नंबर स है एक्स अपॉन एम बराबर के पी की पावर माइनस एन। और ऑप्शन नंबर द है उपर्युक्त सभी। बेटा इन ऑप्शन को देख करके तुम्हें याद आ गया होगा उपयुक्त सभी। इस ऑप्शनों को देख करके आपको याद आ गया होगा फ्राइडलिक समतापी वक्र। उसमें 3 समीकरण आई थी। अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ बनाया गया था। ये एक तो मध्यवर्ती दाब पर समीकरण आई थी एक्स अपॉन एम समानुपाती पी। यहां आई थी निम्न दाब पर, तो ये समीकरण थी एक्स अपॉन एम समानुपाती पी। मध्यवर्ती पर आई थी एक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 1 अपॉन एम। और उच्च दाब पर आई थी एक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 0। अब देखो इनमें से केवल ये ही यहां पर दे रखी है और कोई तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर ए ही जाएगा। यही तो है एक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 1 अपॉन एम। समानुपाती हटाओगे तो क्या आ जाएगा। ये फ्राइडलिक समतापी वक्र है अधिशोषण के लिए, तो इसकी समीकरण यही है जो इसमें दे रखी है। ये नहीं है इसमें, ये नहीं है इसमें, तो हम इसका आंसर टिक करेंगे। आंसर नंबर 1 समझ के पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया, समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें नोट नहीं करते हो, जो समझ में नहीं आए उसे नोट कर लो और बुक में टिक कर लेना, है ना। जो समझ में नहीं आए उसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो बढ़िया लगे उसको नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण वह अभिक्रिया है जो उत्प्रेरित होती है। आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण वह अभिक्रिया है जो उत्प्रेरित होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण वह अभिक्रिया है जो उत्प्रेरित होती है। और ऑप्शन है इसके ए एंजाइम द्वारा, ब जियोलाइट द्वारा, स प्लेटिनम द्वारा, और द है जिगलर नाटा उत्प्रेरक द्वारा। तो ये आराम से आप कर सकते हो, ऐसा कोई कठिन नहीं है। आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण, आकृति वर्णात्मक जानते हो, आकृति मतलब आकार वर्णात्मकता का उदाहरण।
आकार वर्णकता का उत्प्रेरण कौन करता है? जियोलाइट उत्प्रेरक ही तो करता है, याद है नहीं है? जियोलाइट उत्प्रेरक आकार वर्णात्मकता प्रदर्शित करता है। अपने छिद्रों से छोटे आकार के क्रियाकारक अणुओं को ही चयन करके उत्पाद में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर जाएगा जियोलाइट द्वारा। क्लियर? समझ लो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं, किसी को नोट करना है तो पूछ कर लेना, नहीं तो बुक में है ही है, टिक लगा लो, पीछे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, और ये वीडियो है ही आपके पास, जब भी क्वेश्चन करने हो इस वीडियो को चला लेना, बुक के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है? निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या कहते हैं स्वर्ण संख्या को, न्यूनतम होती है। ये मैंने बताया भी था आपको, इसलिए इसको नहीं करा रहा हूं। जिलेटिन की, याद कहो, मैंने लिखा भी रखा है कि जिलेटिन की गोल्ड संख्या स्वर्ण संख्या न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये अपने पास, इसलिए नहीं करते हैं इसको। ऑप्शन में से आप टिक कर दोगे क्या? जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था, चलो कोई बात नहीं, मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया मुझ पे से, पर अब इसको ले लेते हैं। हाँ, भौतिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक अधिशोषण के लिए, ढंग से सुनो, अनुपयुक्त कथन है। इसको ढंग से देख लो, यहां गलती कर जाते हो। अनुपयुक्त मतलब गलत, उपयुक्त मतलब सही। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन है, गलत कथन है। अब कथन कौन कौन से दे रखे, उनमें से गलत कथन छापना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठोस सतह पर अधिशोषण उत्क्रमणीय है। मतलब ये कह रहा है कि ठोस सतह पर अधिशोषण, मैं एक बार लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, उत्क्रमणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे दे रखा है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, यहीं तक लिखता हूं, पहले नहीं कर लेते हैं। अनुपयुक्त कथन ढूंढना है। अच्छा, ठोस की सतह पर जो ये अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण, ये उत्क्रमणीय है। हाँ, आपको पता ही है भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध बनते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये कथन तो सत्य है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, नहीं, गलत, घटती है। ये बताया था मैंने, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है। रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है फिर घटता है? जबकि इसमें तो क्या आती है? कमी, ताप बढ़ाने पर। ये समझाया था। देखो, ठोस की सतह पर कोई गैस जुड़ी है, ये भौतिक अधिशोषण हो रहा है ना? तो ठोस पर गैस जुड़ गई, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? अधिशोषण कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटेगा, तो ताप बढ़ाने पर ये कह रहा है बढ़ता है, गलत बात। तो हम इसका आंसर टिक करेंगे बे। और आंसर लिखने से और ऑप्शन लिखने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमको मिल चुका है अनुपयुक्त कथन बे है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड ऋणावेशित है। इसका मतलब समझो, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड ऋणावेशित है। ये तो आप जानते हो, ये मैं पहले भी बता रखा है कि आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों, वो ऋणावेशित होता है। चैप्टर को ढंग से पढ़ो, हर चीज समझ में आएगी। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन के आंसर दे दोगे।
आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड ऋणावेशित है, बिल्कुल सही बात। तो इसके स्कंदन की क्षमता सर्वाधिक किसमें होगी? इसके स्कंदन की क्षमता सर्वाधिक किसमें होगी? और ऑप्शन देखते हैं, और इसको समझना एक अच्छा क्वेश्चन है। किसमें होगी? मतलब आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड विलयन है, इसको स्कंदित करना है, और स्कंदन की क्षमता सर्वाधिक किसमें होगी? और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए AlCl3, B दे रखा है Na3PO4 सोडियम फास्फेट, Na3PO4, और ऑप्शन से दे रखा है CaCl2, और ऑप्शन दे रखा है K2SO4। देखो ढंग से समझो, AS2S3 ऋणावेशित कोलाइड विलयन है, तो इसका स्कंदन धनायन करेंगे जो वैद्युत अपघट्ट से आते हैं। ये सभी लवण है, तो लवण वैद्युत अपघट्ट होते हैं, इनसे आने वाले धनायन स्कंदन करेंगे। AlCl3 से धनायन आएगा Al+3, इससे धनायन आएंगे Na+, इससे धनायन आएंगे Ca+2, और इससे धनायन आएंगे K+। तो आप बताओ, जब इससे Al+3 आयन आ रहे हैं, स्कंदन आयन, सुनो भाई दोबारा सुन लो, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड विलयन ऋणावेशित है, तो वैद्युत अपघट्ट से आने वाले धनायन स्कंदन आयन होंगे, और धनायन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। इसकी संयोजकता 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो ये ही तो इसकी स्कंदन क्षमता ही तो सबसे अधिक होगी AlCl3 की, क्योंकि इससे आएंगे Al+3 आयन जिनकी संयोजकता अधिक है, और इसका संयोजकता अधिक होने से इनकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो अपन को पता ही है, ये RD सुलजे भी कह रहा था कि वह वैद्युत अपघट्ट जो, समझ गए मेरी बात को, AlCl3 हमें जो चाहिएगा वो सबसे कम मात्रा में चाहिएगा। सही है क्या? वैद्युत अपघट्ट की मात्रा स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। स्कंदन आयन की संयोजकता ज्यादा, वैद्युत अपघट्ट कम चाहिए, तो इसकी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता ही सबसे अधिक होगी। सही है क्या? क्योंकि इससे आएंगे Al+3 आयन। क्लियर कर लो, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नोट करना चाहे तो कोई स्टूडेंट पोज करके नोट कर सकता है। नहीं कर रहे हो? कर लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। समझ लेना, समझने का खेल ज्यादा है। समझने के लिए पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए चैप्टर की। बड़ा क्वेश्चन है पर बड़ा चैप्टर है, पर इसके मार्क्स भी ज्यादा है। 4 नंबर का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आप किताब खोल लीजिए, आपको भी आसानी रहेगी। एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक है। एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे हैं 300 केल्विन, 310, 320, 330। ए दे रखा है 300 केल्विन, बे दे रखा है 310 केल्विन, से दे रखा है 320 केल्विन, और दे रखा है 330 केल्विन। एक बात ध्यान करो, मैंने एंजाइमों के गुण पढ़ा रहा था, उस समय बताया था अनुकूलतम ताप और अनुकूलतम पीएच। एंजाइम के लिए अनुकूलतम ताप बताया था लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान आ रहा है? अनुकूलतम पीएच बताई थी 7। तो एंजाइम के लिए अनुकूलतम ताप ये होता है, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है। 35 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आएगा 5 3 8 7 8 10, लगभग 308 आएगा। लगभग 308 आएगा तो इसको हम करेंगे किसको? 310 को। ठीक है, तो एंजाइम की सक्रियता 310 पर अधिक होती है सर्वाधिक। इन तापों में सर्वाधिक 310 पर है। 308 और देता तो फिर 308 ही टिक करते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, द्रव रागी सॉल
द्रव विरोधी या द्रव विरागी सॉल की तुलना में अधिक स्थायी है, क्यों? द्रव विरागी सॉल की तुलना में अधिक स्थायी है, क्यों? अधिक स्थायी है क्यों? समझ लो। हाँ, इसका आंसर जो ऑप्शन है उनमें नहीं है। हमको पता ही है कि द्रव रागी मतलब द्रव स्नेही सॉल कोलाइडी विलयन है। द्रव विरोधी सॉल, तो द्रव स्नेही सॉल द्रव विरोधी सॉल से अधिक स्थायी क्यों होता है? जिसका कारण है क्योंकि द्रव स्नेही सॉल में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण होता है, जबकि द्रव विरोधी सॉल में ऐसा नहीं होता है। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण नहीं होता है। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पर इसका आंसर तो लिख देता हूं, क्योंकि द्रव रागी सॉल में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण होता है, जबकि द्रव विरोधी सॉल में नहीं। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण, और ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम टिक क्या करें? माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण होता है। आगे लिख सकते हो चाहो तो, जबकि द्रव विरोधी सॉल में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण नहीं होता है, इसलिए द्रव रागी सॉल जो है वो द्रव विरागी मतलब द्रव विरोधी सॉल से अधिक स्थायी होता है। क्लियर है ना? अब ऑप्शनल पेपर में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है, हमें आंसर लिखना पड़े, तो ये क्वेश्चन आ जाए तो इससे हमें आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अधिशोषण की अधिशोष्य की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनो, पहले समझो। क्वेश्चन कह रहा है अधिशोष्य की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अधिशोषण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अब ऑप्शन सुनो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके। जिसको नोट करना हो वीडियो को पॉज कर लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर बे है इसे बारीक करके, इसे बारीक करके। ऑप्शन नंबर से है छिद्रित करके, और ऑप्शन नंबर दे है सभी विकल्प। तो आप बताइए आपका दिमाग क्या कहता है? अधिशोष्य जो है उसकी अधिशोषण क्षमता में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो ये कहना चाह रहा है अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे, इसमें ऐसा लिखना चाहिए था अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके। बिल्कुल सही बात। अधिशोषक का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आपको पता ही है अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अधिशोषक को बारीक करके, अरे अधिशोषक को बारीक करोगे तो भी तो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। छिद्रित करोगे, अधिशोषक को आप छिद्रित कर दोगे तो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अंदर के कण बाहर निकल आएंगे। तो इसके लिए सभी विकल्प सही हैं। अगर आप अधिशोषक को चूर्णित करते हो, बारीक करते हो, इसको छिद्रित करते हो या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, अधिशोषण क्षमता बढ़ जाएगी, अधिशोष से अधिक अधिशोषित होगा। क्लियर? तो बुद्धि लगा करके अपने दिमाग को चला करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है।
खोज कर लो फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास इतना। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? ठीक है, तो कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? और ऑप्शन में है ए समांगी उत्प्रेरण, वह है ठोसों का मिलना, से है जंग लगना, और द है वैद्युत अपघटन क्रिया। तो कह रहा है कौन सी उत्पृष्ठीय परिघटना नहीं है। देखो उत्प्रेरण तो चाहे कोई सा भी हो, सभी पृष्ठीय परिघटना है। ठीक है, चाहे वो समांगी हो चाहे विषमांगी हो, दोनों पृष्ठीय घटना है। जब तो इस चैप्टर में पढ़ी गई है। इस चैप्टर में पृष्ठीय घटनाओं का तो अध्ययन करता है। ठोसों का मिलना, दो ठोस आपस में मिलते हैं तो पृष्ठ सतह से ही जुड़ते हैं। तो ठोसों का मिलना भी एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ सतह पर होने वाली घटना है। तो ये भी पृष्ठीय परिघटना है। जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है तो पृष्ठ सतह पर ही लगती है, तो लोहे पर जंग लगना भी एक पृष्ठीय परिघटना है। ठीक है, अब इसमें है वैद्युत अपघटन क्रिया। वैद्युत अपघटन की क्रिया में क्या होता है आप ध्यान करो। मैंने एक HCl का विलयन लिया था, उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की थी, तो ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर के अवक्षेपित हो गए थे। यहाँ कोई पृष्ठीय घटना नहीं है, तो इसका आंसर हम द ही के लिए टिक करेंगे, वैद्युत अपघटन क्रिया। ढंग से देख लो और नोट कर लेना। ठीक है, तो कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? वैद्युत, ये पृष्ठ सतह पर नहीं होती, विलयन के अंदर होती है। ठीक है, ये कोई पृष्ठीय परिघटना नहीं है, पृष्ठ सतह की घटना नहीं मानेंगे इसे हम। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आर्सेनिक सल्फाइड सॉल पर ऋणावेश है। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल जो है पर ऋणावेश है। सॉल आप जानते ही हो, है? सॉल जो होता है ठोस द्रव कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। यह कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। अरे सिंपल सी बात है, ये कहना चाहता है कि आर्सेनिक सल्फाइड जो सॉल है वो एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इसकी अवक्षेपण में बदलने की अधिकतम क्षमता है। इसकी अवक्षेपण में, अवक्षेपण मतलब स्कंदन के लिए, स्कंदन, इसकी अवक्षेपण के लिए अधिकतम क्षमता है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है H2SO4 में, मतलब इसके स्कंदन के लिए अधिकतम क्षमता H2SO4 में है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है Na3PO4, सोडियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है AlCl3। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखो ये ऋणावेशित सॉल है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, तो स्कंदन इसका धनायन करेंगे। इससे धनायन आएंगे H+ आयन, इससे धनायन आएंगे Na+ आयन,
इससे धनायन आएंगे Cl+2 आयन और इससे धनायन आएंगे Al+3 आयन। Al+3 आयन जो है इनकी संयोजकता सबसे अधिक है, तो Al+3 आयन आसानी से इसका स्कंदन करेंगे, तो सबसे अधिक स्कंदन की क्षमता किसमें होगी? AlCl3 में होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी संयोजकता ज्यादा है ना Al+3 आयनों की, इसी वजह। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, तो इसका आंसर दे जाएगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 बुद्धि से समझना। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का तरीका है। रक्त शुद्धिकरण का तरीका है, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? वैद्युत कण संरचना, ऑप्शन ए है वैद्युत कण संचलन। ये कह रहा है वैद्युत कण संचलन, मिस प्रिंटिंग हो गई, संरचना दिखाई आ गया है बुक में। तो ऑप्शन नंबर ब, ये तो है हो गया। ऑप्शन नंबर ब है वैद्युत परासरण, वैद्युत परासरण। ऑप्शन नंबर स है अपोहन, और द पता नहीं क्या है, स्कंदन है शायद, है ना, स्कंदन। अच्छा, रक्त एक कोलाइडी विलयन है, आपको पता ही है, एल्ब्यूमिन नामक पदार्थों का। और रक्त का शुद्धिकरण मतलब कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां पढ़ाई थी आपको, अपोहन, वैद्युत अपोहन। तो इसमें आप अपोहन टिक कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है भाई, हमारे शरीर में वाहिनियां हैं, खाल है, चर्म है, तो रक्त एक कोलाइडी विलयन एक तरह से चमड़े के थैले में बह रहा है। भाई हमारे शरीर में रक्त जो है एक चमड़े के थैले में तो बह रहा है, नलियां हैं जो खाल की तो बनी हुई है एक तरह से। तो रक्त का जब शुद्धिकरण होता है तो इसी तरह से होता है, अपोहन की क्रिया से। ठीक है, अशुद्धियां अपने आप बाहर निकल जाती है नसों में से, तो अपोहन से रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तनु HCl की कुछ बूंदें, तनु HCl की कुछ बूंदें कुछ बूंदें ताजा फेरिक ऑक्साइड के अवक्षेप पर, ताजा फेरिक ऑक्साइड के अवक्षेप पर, ऐसे लिख दो, ताजा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के अवक्षेप पर डालने से लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। डालने से कैसे रंग का कोलाइडी विलयन बन जाता है? लाल रंग का। बन जाता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है? इस प्रक्रम को कहते हैं, इस प्रक्रम को कहते हैं, और ऑप्शन है नंबर ए अवक्षेपण क्रिया, अवक्षेपण क्रिया। ऑप्शन नंबर बे है अपोहन क्रिया। ऑप्शन नंबर स है रक्षण क्रिया, और ऑप्शन नंबर द है वियोज्य। अब इसको समझेंगे हम, पहले क्वेश्चन ऊटपटांग है, समझने की कोशिश करो। तनु HCl की कुछ बूंदें ताजा फेरिक ऑक्साइड के अवक्षेप पर डालने से, ये देख लो, ये जल है और इसमें ये नीचे फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप है। इसका अवक्षेप है Fe2O3। जब हम तनु HCl की कुछ बूंदें इस पर डालते हैं, मतलब पानी मिला हुआ HCl डालते हैं, तो क्या होता है?
हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है लाल रंग का। मतलब ये अवक्षेप जो है ये टूट करके कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है, ये कहना चाह रहा है। मतलब जब HCl डाला मैंने तो फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप क्या है, टूट करके कोलाइडी आकार के कण बनाता है। सही है। अच्छा, ये अवक्षेपण तो नहीं हो रहा है, ये तो अवक्षेपण का उल्टी घटना है। अवक्षेपण में तो क्या होता है, ये कोलाइडी कण पेंडे में बैठते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि पेंडे से कोलाइडी कण बन रहे हैं, जब भी तो कोलाइडी विलयन बन रहा है, तो अवक्षेपण तो नहीं हुआ। अपोहन है ही नहीं, अपोहन में चमड़ा चाहिए, चमड़े का थैला चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा। रक्षण क्रिया तो द्रव स्नेही कोलाइड करता है, कोई है ही नहीं यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइड। उसमें तो ध्यान करो, रक्षण क्रिया में तो क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइडी कणों के ऊपर द्रव स्नेही, अबे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। वियोज्य सही है, वियोज्य का मतलब वियोजित होना, यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। अवक्षेपण की विपरीत घटना होती है वियोज्य, वियोजन या वियोज्य, है ना भाई। अवक्षेपण में कोलाइडी कण पेंदे में बैठते हैं और पेंदे से वापस कोलाइडी कण बन रहे हैं, तो यहाँ पर अवक्षेप वियोजित हो रहा है। तो यहाँ हम टिक करेंगे वियोज्य की घटना हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अवक्षेप कोलाइडी कण बना रहा है। तो आप बुद्धि लगाओ कि कौन सी घटना हो रही है, अवक्षेपण की वियोज्य, वियोजन, वियोजन। अवक्षेपण में तो कोलाइडी कण समूहित होते हैं, पेंदे में इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अवक्षेप कोलाइडी कणों में टूट रहा है, तो ये वियोजन हो रहा है, ये अवक्षेपण की विपरीत क्रिया है। तो देख लो, समझ लो ढंग से, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नोट करना चाहो तो कर लेना, जो मैं बता रहा हूं वो भी लिख सकते हो आप, है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कोलाइडी कणों की अनियमित गति का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कोलाइडी कणों की अनियमित गति का अध्ययन किया। आप बताओ किसने किया। पहली बात तो ये बताओ, कोलाइडी कणों की अनियमित गति को क्या बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति को बोलते हैं ब्राउनी गति। और आपका पता है इस गति का अध्ययन किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हो, रॉबर्ट ब्राउन। उसमें ऑप्शन में से छाट करके आंसर पर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई कठिन नहीं है, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं आज अपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ण लेखन पर का आधार है, वर्ण लेखन का आधार है। नंबर 1 ऑप्शन है ए भौतिक अधिशोषण, ब है रासायनिक अधिशोषण, ढंग से समझ लेना, रासायनिक अधिशोषण। क्वेश्चन आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कराए जा रहे हैं। स है हाइड्रोजन आबंधन और द है तलचटीकरण। स है हाइड्रोजन आबंधन और द है तलचटीकरण। अब बात को समझो, आपने अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़े थे, उसमें मैंने एक अनुप्रयोग पढ़ाया था, वर्ण लेखिकी पढ़ाया था। वर्ण लेखिकी में क्या होता है याद दिलाता हूं। एक कांच की नली होती है, याद आ रही हो तो, इसमें ठूंठी लगी होती है, इसमें अधिशोषक भर दिया जाता है इस कांच की नली में। ये वर्ण लेखिकी समझा रहा हूं। अधिशोषक भर दिया, इस पर मिश्रण डालते हैं, तो ये अधिशोषक मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग अलग स्थान पर अधिशोषित करता है। जैसे ए तो ऊपर ही ऊपर अधिशोषित हो गया, बी उसके नीचे और सबसे नीचे सी। तो अधिशोषक इन्हें अधिशोषित करता है, जिससे ये तीनों पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो वर्ण लेखिकी क्या काम आती है, मिश्रण में उपस्थित जो अवयव है, ये मिश्रण है,
उन्हें पृथक करने के काम आती है। ठीक है, अच्छा तो मेरी बात समझ लो आप ढंग से। यहाँ पर जब अधिशोषक से अधिशोष जुड़ेगा तो वो प्रबल रासायनिक बंध ना बना करके दुर्बल वैन बंध बना करके जुड़ेगा, नहीं तो अधिशोषक से ये अवयव अलग ही नहीं होंगे, प्रबल रासायनिक बंध बन गए तो अधिशोषक भी ऐसा लिया जाता है जो दुर्बल रासायनिक बंध बना करके मिश्रण के विभिन्न अवयवों को स्वयं से जोड़े। तो ये तो पता ही है आपको, अधिशोषण होना है, बर्नौली अधिशोषण पर आधारित है, बर्नौली अधिशोषण का अनुप्रयोग है। और इसमें अब टिक कौन सा करोगे, भौतिक अधिशोषण, क्योंकि अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष से जो जुड़ता है, ये अधिशोष से है, वो दुर्बल वंडरवल बंध बना के जुड़ते हैं ताकि इन्हें पृथक कर सकें। ये तो हटेंगे ही नहीं अधिशोषक, हमें ABC अलग अलग करने हैं। अधिशोषक से अधिशोष अगर प्रबल रासायनिक बंध बना करके जुड़ गए तो पृथक नहीं होंगे बेटा। फिर क्लियर, तो इसका आंसर जाएगा भौतिक अधिशोषण पर आधारित है ये। क्लियर है ना। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बुक के क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्वर्ण संख्या संबंधित है, स्वर्ण संख्या संबंधित है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वैद्युत कण संचलन से, वैद्युत कण संचलन से। वैद्युत कण संचलन जानते हो ना, कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर के उदासीन होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, वैद्युत कण संचलन। वह दे रखा है पर्पल ऑफ कैसियस से, पर्पल ऑफ कैसियस से। लड़का कहता है ये क्या है पर्पल ऑफ कैसियस। पर्पल ऑफ कैसियस दोस्तों याद रखना, सोने के कोलाइडी विलयन को बोलते हैं। सोने का कोलाइडी विलयन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, सोने के कोलाइडी विलयन का नाम है पर्पल ऑफ कैसियस। क्या बोलते हैं, पर्पल ऑफ कैसियस। अच्छा, तो स्वर्ण संख्या संबंधित है सोने के कोलाइडी विलयन से, जिसे पर्पल ऑफ कैसियस से कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 है रक्षक कोलाइडों से। तो आप तो समझ गए होंगे आंसर रक्षक कोलाइडों से जाएगा, क्योंकि स्वर्ण संख्या जो होती है वो रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है। ध्यान आ गई क्या परिभाषा, रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा ही तो होती है स्वर्ण संख्या, जो 10 ml सोने के सोल को। ध्यान आ गई, भी मुझे ध्यान नहीं है। क्लियर, अच्छा। और ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द है, लिख देते हैं शुद्ध स्वर्ण की मात्रा से, शुद्ध स्वर्ण की मात्रा से, सोने की मात्रा से। ये तो रक्षक कोलाइड से संबंधित है, ये तो स्वर्ण संख्या। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन किए। आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, पहले पोज करके नोट कर लो, कर लेना, आपकी फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन हुए मिलने चाहिए मुझे। ठीक है, जिससे बार बार वीडियो देखने का झंझट खत्म हो, कॉपी में कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे आज की हमने, बाकी शेष क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, सभी के क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, सभी क्वेश्चन चैप्टरों के, जिससे आगे हमें टेंशन नहीं रहेगी। पेपर में बुक के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 70% क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो बुक में जो ये क्वेश्चन बाहर दिए गए हैं इनमें से आते हैं। तो आप इन पर विशेष फोकस करो, लापरवाही नहीं करनी है। कई लड़के लापरवाही कर जाते हैं, बुक के क्वेश्चनों को इग्नोर करते हैं, आपको नहीं करने हैं। ठीक है, और दोस्तों अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इस पर फिर आपसे कह रहे हैं लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, चैप्टर को हम लास्ट में हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक आध वीडियो और बनेंगे इस चैप्टर में, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जो एक शानदार बहुत ही काम का चैप्टर है। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। अभी बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे पहले अपनी चैप्टर की, इसकी 5th चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लें, जिससे बुक के क्वेश्चनों में इंटरेस्ट आए।
ठीक है, 1-2 दिन लग करके, चैप्टर लेंथी है, थ्योरी को कंप्लीट करें जिससे बुक के क्वेश्चनों में आपको आसानी हो। भाई आपको थ्योरी याद नहीं है चैप्टर की तो बुक के क्वेश्चन तो बड़े फिर कठिन हो जाएंगे, आपको याद ही नहीं आएगा क्या होता है वैद्युत कंडीशन से। समझ गए मेरी बात, थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।